त्रिविज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ महनीय अतिथि माननीय पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बीडी बोरकर साहब जी, आपका सर्व त्रिवेज मीडिया में पुनः एक बार स्वागत है सर। थैंक यू सर, आज आप बिहार पटना से लाइव हो। बिहार की विधानसभा चुनाव में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना चुनाव लड़ने की रणनीति तय की है। यह रणनीति के पीछे क्या कारण है और कितने उम्मीदवार आप मैदान में उतारने वाले हो? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। चलिए, सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की रणनीति तो ये है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी है और इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, या तो वो ब्राह्मणिकल पार्टियां हैं, ब्राह्मणवाद के दायरे में काम करती है। मतलब जहां तक बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणिज्म इज नथिंग बट ए स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी। तो आज देश में आप देखेंगे कि भारत का संविधान लागू होने के बावजूद जीवन के हर क्षेत्र में गैर बराबरी दिखाई देती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है। आपने कोरोना के पीरियड में जो लोगों को असुविधाएं हुई, मतलब जो लॉकडाउन किया, उससे आप पता चलता है कि लाखों करोड़ों लोग रास्ते में मतलब जा रहे थे और उनको मतलब वो असुविधाएं नजर आती है। गैर बराबरी रैम्पंट है। मतलब जो फॉरेन कंट्री में गए हैं उनके लिए तो उनको विमान से लाया गया है, और जो हमारे लोग मजदूरी करके बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई और पंजाब में गए हैं, उन लोगों को घर में पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और उनकी रोजी रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी। तो इकोनॉमिक क्षेत्र में गैर बराबरी है। आप ये देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, स्पेशली यूपी में अभी देखा होगा कि हाथरस में क्या हुआ। और सारा देश उसको मतलब कंडेम करने के बावजूद भी मतलब उसके लिए जो एक्शंस लेनी चाहिए थी वो नहीं ली जा गई। ऐसे कहीं सामाजिक क्षेत्र में इनइक्वालिटी है। अनटचेबल्स लोगों के साथ मतलब गैर बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है। ये जो स्थिति है, भारत का संविधान लागू होने के बावजूद भी ये नजर आ रही है। 70 साल निकल गए। बहुजन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ऐसी स्थिति में जीना है, या सही में जो भारत के संविधान में उनके जो अधिकार उनको दिए हैं वो अधिकार उनको पाना है। तो वो अधिकार अगर पाना है सही में, तो फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू करने की जो व्यवस्था है, वो जो बाबा साहब ने संविधान में बनाया है, उसमें जो पार्लियामेंट है, असेंबली है जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, फिर जो एग्जीक्यूटिव है और फिर जुडिशियरी है। तो इन संस्थाओं में अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग नहीं हैं तो ये अधिकार नहीं मिल सकते। और मैं एक हाइपोथेटिकल चीज नहीं बोल रहा हूं। ये संस्थाएं तो है जिसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, जस्टिस का प्रिंसिपल है, लिबर्टी का प्रिंसिपल है, लेकिन 70 साल में अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इन संस्थाओं में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को उसके लेटर एंड स्पिरिट से लागू नहीं करना चाहते। तो जब तक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं रहेंगे, तब तक ये अधिकार फिर उन्हें नहीं मिल सकते। ये क्लियर है। और इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस देश की पार्लियामेंट में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हो, इस देश की एग्जीक्यूटिव में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हो, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, और फिर उसके अधीन जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव है वो, और फिर जुडिशियरी में इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हो। तो ये अगर चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें ही पहल करनी पड़ेगी। इसके लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है कि हमारे लोगों को
पावर स्ट्रक्चर में भेजना बहुत जरूरी है। और यही बाबा साहब की भी सोच थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 2 पार्टियां चलाई और मरने के पहले उन्होंने तीसरी पार्टी बनाई। लेकिन बाबा साहब का वो जो सपना है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर हमारे लोगों के हाथों में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो वो उसको एक रियलिटी में लाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी एक रणनीति बनाई कि एक पार्टी बनाकर हमने अपने समाज को इस दिशा में जागरूक करना चाहिए और अल्टीमेटली पावर स्ट्रक्चर में लाना चाहिए। एक तो पहला सवाल आपका था, उसका जवाब ये है। दूसरा है कि यहाँ से हम कितनी सीटें लड़ रहे हैं। हमारी मंशा ये थी कि हम पूरी सीटें लड़ना चाहते थे, मतलब 243 सीटें यहाँ है असेंबली की, और हम 243 सीटें ही लड़ना चाहते थे। लेकिन उसके लिए जो तैयारी करने के लिए सरकार मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो समय देना चाहिए था, अभी आप देखेंगे कि अभी भी कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, पूर्ण रूप से ओपन अप नहीं हुआ है। तो तैयारी करने में बड़ी परेशानी रही है, और इसलिए हमने जो भी तैयारी कर पाए, तो आज मैंने हमारे साथियों ने, हम यहाँ से 3 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और तीनों फेज में हम लड़ रहे हैं। कुल मिला के हम 52 सीटें लड़ रहे हैं अभी फिलहाल। चाहते हम पूरी लड़े, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ कोरोना की इसकी वजह से। और आप ये देखेंगे कि ये पूरा मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इसमें लड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के हम 26 सीटें लड़ रहे हैं और ओबीसी की 27 सीटें लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की 1 सीट लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी 4 हम लड़ रहे हैं, और वुमेन्स जो है 4 वुमेन्स भी हमारी ये इस मतलब ये जो कॉम्बिनेशन आप देखेंगे हमारी सीटों का, तो आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ न सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लड़ रहे हैं, ना शेड्यूल ओबीसी के लड़ रहे हैं, लेकिन जो हम जिसको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, उस मूल निवासी बहुजन समाज से ये लोग लड़ रहे हैं। फिर आपने शेड्यूल कास्ट में भी अगर देखा होगा तो किसी एक कास्ट के लोग नहीं लड़ रहे, इसमें दुसार लड़ रहे, चमार लड़ रहे, मुसहर लड़ रहे और धोबी लड़ रहे, और ओबीसी में भी भिन्न भिन्न जाति के लोग लड़ रहे, यादव लड़ रहे, कुशवाहा लड़ रहे, डांगी लड़ रहे, नाई लड़ रहे, मल्ला लड़ रहे, तेली लड़ रहे, सुतार लड़ रहे, कुमार लड़ रहे, धानुक लड़ रहे, कुर्मी लड़ रहे और गंगोता। तो आप ये देखेंगे कि सही में हमने जो मतलब पिछले 3 साल से, जब आपने मेरी पहली इंटरव्यू ली थी, जब ये पार्टी हमारी बनाई गई, तो उस वक्त हम कहीं भी नहीं थे, जस्ट हमने पार्टी डिक्लेयर किए थे। लेकिन आज बिहार जैसे राज्य में हमने जो पहल की है, तो भिन्न भिन्न कम्युनिटीज के लोग मूल निवासी पहचान के तहत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और हम इतनी सीटें यहाँ से लड़ रहे हैं। सर, आपकी पार्टी की जो भी आइडियालॉजी रही है, उस आइडियालॉजी के तहत बहुजन कंसेप्ट में आने वाले सारे प्रवर्ग और उनकी जाति को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, यह बहुत स्वागत जन्य यह बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार जो स्टेट है, तो बिहार स्टेट में देश की राजनीति का वैचारिक सूत्र तय होता हुआ नजर आता है बहुत बार। देश की राजनीति में समाजवादी की जो पहल रही है, जो पगड़ा रहा, वो भी बिहार से उठा। 66 से लोहिया के माध्यम से वो आया, बाद में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में आया, और जब राइट विंग जो है भाजपा संघ को जो अड़ाना है, तो वो भी लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी को बिहार में ही अटकाव करके उनकी रामरथ यात्रा वहीं रोक दी थी। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति जो है वो केंद्र सत्ता की राजनीतिक विचार सूत्र को तय करती है। तो आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इसमें कौन से अभी एक नए सूत्र की नींव बनाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? क्या लास्ट में जब बोला वो बराबर सुनाई नहीं आया, आपका लास्ट का पॉइंटेड सवाल जो है वो फिर से बताइए, दोहराइए। हाँ, बिल्कुल। अभी बिहार की राजनीति ने केंद्र सत्ता की राजनीति का विचार तय किया है हमेशा ही। ये चुनाव में भी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे,
कहीं ना कहीं उसकी नींव इसमें रखी जा रही है। तो 2024 के चुनाव की जो नींव यहाँ पे रखी जाएगी वैचारिक धरोहर की, वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया उसको कैसे देख रही है? हाँ, अच्छा, देखिए, बिहार के बारे में जो समझ जो बनी है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो एक्चुअली बनाई गई है कि बिहार जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक एजेंडा बनाता है, डिक्टेट करता है और वही लाइन पे चलता है। आपने जयप्रकाश नारायण को भी बताया, या सोशलिस्ट मूवमेंट जो उसके पहले शुरू हुई, ये ऐसा यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए। आप ये देखिए कि यहाँ की जो राजनीति है ये टोटली ब्राह्मण डोमिनेटेड राजनीति रही है। कांग्रेस के जमाने से ये ब्राह्मण डोमिनेटेड राजनीति रही है। और उसके बाद जो सोशलिस्टों की जो बात करके समझाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट चली, तो उस मूवमेंट में अगर वो इन रियल सेंस अगर वो डिक्टेट करते हैं एजेंडा, तो इस देश में अभी तक सोशलिज्म आ जाना चाहिए था। इस देश में सोशलिज्म नहीं आया, आर्थिक इक्वालिटी नहीं आई, और उन्होंने एजेंडा डिक्टेट किया, सत्ता में वो पार्टिसिपेट हुए। हो सकता है कि नेशनल लेवल की सत्ता उनके पास नहीं आई हो, लेकिन जैसे जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी साथ आप बोलते हैं, तो जो जनता पार्टी सत्ता में आई उसके बाद, तो वो 1977 की बात है। तो उससे भी अगर लेते हैं तो आज 40, 45, 40, 42, 43 साल हो गए। तो इस देश में जनता पार्टी के पीरियड में भी जो सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी इस देश में आनी चाहिए थी, अगर वो समाजवाद बोलते हैं तो ऐसा नहीं हुआ। तो एक्चुअली इस देश में कास्टिज्म रूल कर रहा है। सिर्फ जो बदलाव जो आया है वो ये है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेटेड जो मतलब राजनीति थी और जो ब्राह्मण लोग ही सत्ता में रहते थे, तो कास्ट कॉम्बिनेशंस के तहत इन द नेम ऑफ सोशलिज्म जो पिछड़ी जातियां थी वो सत्ता में आई। लालू प्रसाद यादव सत्ता में आया या अभी जो नीतीश है सत्ता में आया, लेकिन आप देखेंगे कि जो राजनीति वो जो कर रहे हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो जाति का कॉम्बिनेशन करके वो इकट्ठा है, सोशलिज्म का चोला पहन के आए। लेकिन इन द रियल सेंस अगर सोशलिज्म वो बात चाहते हैं तो बेसिकली इस देश में सबसे आज गरीब राज्य जो है वो बिहार राज्य को माना जाता है, और सोशलिस्ट लीडर वहां काम कर रहे हैं। तो सचमुच वो सोशलिस्ट होते तो बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ जातीय समीकरण के आधार के ऊपर वो इकट्ठा है। और जहां तक हमारे पार्टी का सवाल है तो हम जातीय समीकरण की बात नहीं कर रहे। हम एक्चुअली जो एजेंडा हम डिक्टेट करना चाहते हैं कि हम किसी जात के लोग नहीं है, हम मूल निवासी लोग हैं, और इस देश की सत्ता मूल निवासी के हाथों में होनी चाहिए, और हम सब इक्वल है। हम किसी, क्योंकि जात की जैसी बात करते हैं तो ग्रेडेड डिग्रेडेशन की बात आती है, कुछ जात ऊपर है कुछ बात जात नीचे है। हम मूल निवासी पहचान के तहत जिन लोगों को संगठित करके टिकट दे रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया क्योंकि जो हार्ड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, जात दिख रही है, तो इसलिए मैंने बताया कि ये सभी लोग इसमें इस जाति के लोग हैं। लेकिन वो इस जाति के करके नहीं लड़ रहे हैं, वो मूल निवासी पहचान के तहत खुद को मान रहे हैं, और एज ए मूल निवासी वो फील्ड में उतरे हुए हैं। और ये हम सब इक्वल आइडेंटिटी और इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल लेके हम इसको उतारे हुए हैं। तो जो ऑल ओवर इंडिया में जो ये बताया जाता है कि बिहार ये डिक्टेट करता है, तो वो बिहार डिक्टेट नहीं करता। और लेकिन अभी जो माहौल हम बना रहे हैं बिहार में, तो डेफिनेटली वो चेंज आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बिहार रियल मायने में जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, एक तरफ से ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी
और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले जेडीयू और आरजेडी। आरजेडी जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस ब्राह्मणिकल पार्टी है, बाबा साहब ने बोला है, मैं उसे अलग से नहीं समझाना चाहता हूं। बीजेपी सब लोगों को पता है कि ये आरएसएस की विंग है और हिंदुत्ववादी है, और इसको नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है उसको नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी रामविलास पासवान जी अभी अभी गुजर गए, उसके लड़के का स्टेटमेंट है कि हम नीतीश के साथ नहीं है लेकिन मोदी और बीजेपी के साथ में है। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों पार्टियां जो है, आरजेडी हो या जेडीयू हो या लोजपा हो, ये सभी ब्राह्मणिकल पार्टी के अपेंडिक्स बन के लगे हुए हैं। अपनी स्वतंत्र रूप से अपने समाज को आगे लाने के लिए, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के लिए जो बात उन्होंने करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। तो दे आर ओनली एक्टिंग एज स्टूजेस एंड अपेंडिक्स ऑफ द ब्राह्मणिकल पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सर, अभी बिहार विधानसभा चुनाव के जो हाल के हालात है उसमें हम देख रहे हैं कि दलित जो है वो दलित और महादलित में बढ़ गया है। जीतन मांझी और चिराग पासवान की पार्टी में अभी वो बढ़ गया है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और शरद यादव यह समाजवादी होकर भी ओबीसी, उनकी अपनी जाति के ओबीसी को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाते हैं, पप्पू यादव आ जाते हैं। और अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसमें बहुजन कंसेप्ट लेकर 3 पार्टियां आ गई है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी भी वहां पे लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी रणनीति में बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर कर कहीं बिहार की सत्ता हासिल करने की स्थिति में तो नहीं है। ऐसा हो पाएगा या होने जा रहा है? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है ग्राउंड में। ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं अभी तीनों पार्टियों का जो आपने जिक्र किया है, यहाँ अलायंस, उन्होंने काफी अलायंसेस किया है। तो जो बहुजन राजनीति की जो बात करते हैं वो बहुजन राजनीति नहीं कर रहे। पहले तो ये वंचित बहुजन आघाड़ी की जो बात कर रहे हैं, मैंने वो सुना था प्रकाश आंबेडकर जी को कि वो यहाँ मतलब सभी सीटें लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अभी आप उनसे इंटरव्यू लेना और उन्होंने कितने कैंडिडेट यहाँ खड़े किए तो आपको पता चलेगा कि उनका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बहुजन वंचित आघाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। एक उनकी रैली दिखाई है उन्होंने, वो आरजेडी से एक व्यक्ति टूटा था उसको लेके उन्होंने दिखाया पटना शहर में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुझे, आप उनसे पूछ लेना कि आप कितनी सीटें लड़ रहे, जैसे आपने मुझे पूछा तो उनसे पूछना कि आप कितनी सीटें लड़ रहे, तो यहाँ ग्राउंड में उनका कुछ नहीं है। दूसरी रही बीएसपी, तो बीएसपी जो है, जो यूपी से जो सटा हुआ इलाका है, आरा वगैरह, आरा बक्सर वगैरह जो एरिया है, इसमें वो पहले सीटें कुछ जीते हुए हैं और बाद में वो जीते हुए लोग भी वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो आप ये देखेंगे कि बीएसपी का यहाँ कोई असर नहीं है ज्यादा। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि कभी बीएसपी ने इस राज्य में कभी पहले अलायंस नहीं किया। आज वो मतलब कुछ दूसरी पार्टियों से अलायंस करके कुछ सीटें वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे पार्टी पूरे बिहार में कार्य करता है हमारे, लेकिन कुछ जगह अभी गरीब लोगों की पार्टी है, मतलब उनके जैसा पैसा हमारे पास नहीं है। तो लोग लड़ना चाहते हैं और वो लड़ना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि लड़िए, लेकिन आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो उनके पास पैसा नहीं है और पार्टी के पास भी पैसा नहीं है ज्यादा, तो भी हम मतलब ये जो हमारे समाज के जो इच्छुक कैंडिडेट्स है, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं मोस्टली, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम बिहार की जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है जिसका जिक्र आपने पहले किया, तो हम उसको डेफिनेटली दिशा देने में लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि बिहार से डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कुछ सीटें निकालेगी, और जो सीटें हम यहाँ से निकालेंगे उससे जो मतलब जो माहौल हम देश में बदलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन अगर कोई करता है, समाज को मोटिवेशन करने की जरूरत होती है, तो वो एक्चुअली रिजल्ट मोटिवेट करता है।
हम पिछले कई सालों से मैं एक आंदोलन में लगा रहा हूं बामसेफ के माध्यम से, आपको सबको पता है 40 साल मैंने अपनी जिंदगी के लगाए है। लेकिन उससे सबसे ज्यादा मोटिवेशनल जो एस्पेक्ट है या पैरामीटर है, वो पैरामीटर है रिजल्ट। तो इस इलेक्शन में पीपीआई डेफिनेटली रिजल्ट निकालेगी और उसका माहौल पूरे की भाई यही वो पार्टी है कि वो ऑल ओवर इंडिया में फुले आम्बेडकराइट आंदोलन को चलाने वाली पार्टी है और सही मायने में लोगों के अधिकार दिलाने में काम करने वाली ऑनेस्ट और सिंसियर लोगों की और डेडिकेटेड लोगों की पार्टी है। तो ये चीज ये इस इलेक्शन से निकलेगी ऐसा मुझे लगता है और मैं आशावादी हूँ इसमें। सर बहुत स्वागतार्ह बात कही आपने कि कहीं न कहीं पीपीआई इसमें रिजल्ट निकालेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का एक वास्तव ये रहा है कि हर राज्य की जो राजनीति वहां की रूलिंग कास्ट एक होती है, फिर कुछ नाराज जातियां भी इकट्ठी हो जाती है तो उनको लेकर कोई पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करती है। लेकिन फिलहाल यही रणनीति होती है कि हर स्टेट की एक कास्ट जो होती है, जो डोमिनेंट होती है, वो उसको लेकर वहां का चुनाव लड़ा जाता है। जैसे अभी पासवान अभी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पार्टी थी वो खासतौर दुसाद और पासवान इनके जरिए वो चलती थी। लेकिन आज दुसाद जो है वो ये मान रहे हैं कि ये पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी कहीं ना कहीं भूमिहार की पार्टी बन गई है। ऐसे में आप जो रिजल्ट लाना चाहते हैं या अपेक्षा रखे हैं, तो खासतौर पे कौन से डोमिनेंट कास्ट के आधार पे आपका यह विधान है? या आप ठीक है, आप ये देखिए, वैसे तो हम मतलब कास्ट की राजनीति नहीं कर रहे, पहले तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं। लेकिन जो हार्ड रियलिटी है ग्राउंड में कास्ट मैटर कर रही है। आज की तारीख में हम पॉलिटिक्स नहीं कास्ट का कर रहे हैं, लेकिन कास्ट मैटर कर रही है ग्राउंड में। तो आप ये देखेंगे कि हमारी, मैंने जैसे आपको कैंडिडेट्स बताया जो मतलब भिन्न भिन्न जाति के, अभी आप ये देखेंगे कि जो पासवान अगर दुसादों की पार्टी है तो हमारे यहाँ से दुसाद लड़ रहे हैं। अगर पासवान जी की पार्टी जो है लोजपा, अगर सभी दुसादों का वो नेतृत्व करती है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो हमें दुसाद कैंडिडेट्स नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन दुसाद लड़ रहे। आप वो यादव है, दुसाद तो 6% के करीबन है यहाँ, यादव जो है, यादव 18% है। लेकिन हमारे जो ओबीसी के साथी यहाँ हमारे जो लड़ रहे हैं, तो यादव कैंडिडेट्स मैक्सिमम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से। इसका मतलब ये है कि यहाँ के सभी यादवों को राजद जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती, और अगर करती है तो कास्ट लाइन पे करती है, वो कास्ट लाइन पे करती है और ब्राह्मणों के साथ जाके मतलब उसको आज वो अगर वो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया हुआ है, तो जो पार्टी अब मरनासन्न है, जो पार्टी एक समय में थंपिंग मेजॉरिटी में थे, मैंने खुद देखा 413 415 मेंबर पार्लियामेंट उनके हुआ करते थे पार्लियामेंट में, आज उसको अपोजिशन का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में जो अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन, वो पार्टी नहीं है। इसका मतलब वो पार्टी रिड्यूस हो गई है और ये राजद जो है उसको रिवाइव कर रही है, ब्राह्मणिकल पार्टी को। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने इस बात को समझना चाहिए था कि क्योंकि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। अगर कांग्रेस को खत्म हो गया तो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए हम सभी गोलबंद हो सकते हैं। तो ये जो है ये एक कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स में राजद का जो रोल है, एक डर्टी रोल है, मैं ऐसे समझता हूं। एक मरी हुई पार्टी जो ब्राह्मणिकल पार्टी है, जिन्होंने सदियों से हमारे समाज का दोहन किया है, अन्याय किया, अत्याचार किए, उस पार्टी को रिवाइव करने में लगे हुए। तो एक तो ये गलत काम है। तो आप ये देखेंगे कि कास्ट है तो मोस्टली जो डोमिनेंट कास्ट दूसरी तीसरे नंबर पे यहाँ जो है कुर्मियों का नियर अबाउट 7% पॉपुलेशन है यहाँ, जिसको अपने जेडीयू के जो नीतीश कुमार जी जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। और 7% जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी अपने बलबूते ऊपर नहीं आ सकती सत्ता में, इसलिए ब्राह्मण लोग जो है उसको पीछे से पुश कर रहे हैं और उसको लीडर डिक्लेयर कर दिया।
तो वो उन लोगों के जो ब्राह्मणिकल जो माइंडसेट है, ब्राह्मण्स है या सोकाल्ड हाई कास्ट के जो लोग हैं, इवन भूमियास की जो आप बात कर रहे हैं, वो उसको साथ देंगे इसमें, क्योंकि वो राजद के साथ नहीं। और जो कुशवाहा की जो पार्टी है, वो एक्चुअली कुशवाहा की पार्टी जो है, इस यहाँ जो कुशवाहा कम्युनिटी है जिसको कोयरी बोलते हैं इधर, तो वो उनका साथ सहयोग लेके, लेकिन कुशवाहा की समस्या ये है कि वो बीजेपी के साथ काम किया हुआ है, उसकी गवर्नमेंट में रहा हुआ है, तो इसलिए ये जो कोयरी कम्युनिटी है या कुशवाहा कम्युनिटी है, वो उससे नाराज है, क्योंकि वहां रह के भी तो आपने हमारे लिए तो कुछ दिया नहीं है? जब आपको उधर कुछ नहीं मिला तो आप बाहर निकल के अभी इन लोगों को संगठित करने की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी मोस्ट ज्यादा मात्रा में ये जो कोयरी या कुशवाहा कम्युनिटी है, वो भी ओबीसी की जो सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें ज्यादा मात्रा में वो लड़ रहे हैं, यादव लड़ रहे हैं, मतलब पासवान लड़ रहे, मतलब दुसाद लड़ रहे। तो आप ये देखेंगे कि और ये खुशी की बात ये है कि एज ए दुसाद नहीं लड़ रहे, एज ए कोयरी नहीं लड़ रहे, एज ए यादव नहीं लड़ रहे, वो एज ए मूल निवासी करके लड़ रहे हैं। तो जो एक यूनिटी होनी चाहिए हमारे समाज की, जो कभी समय में हम थे एक ही लोग है, अलग है ही नहीं, वो फिर से ये जो पीपीआई के माध्यम से हम जो लोगों को पिछले 3 साल में समझाने में कामयाब हुए, और जिस आंदोलन से ये पार्टी निकली, उस आंदोलन ने पिछले 40 साल जो प्रयास किया, उस प्रयास से ये जो एफिनिटी और यूनिटी जो बनती आ रही है, तो इससे एक नई चेतना और नई दिशा बिहार से इस पॉलिटिक्स को मिलेगी। और जो पिछली जो बताया जाता है कि समाजवादी वगैरह, वो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब कास्ट का ही पॉलिटिक्स होते हैं। बिल्कुल, कुछ समय पहले सर आपने एक जिक्र किया कि आप बामसेप का कार्य जो है नेतृत्व पिछले 40 साल से कर रहे हैं। मैं एक लगत का जो स्टेट है बिहार के, उत्तर प्रदेश का एक चुनावी उदाहरण देकर मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है, कभी कभार बामसेप का नेतृत्व करने वाले कांशीराम जी ये कहा करते थे कि भाजपा को कमजोर करना हो तो कांग्रेस का उपयोग करना चाहिए, और कांग्रेस को कमजोर करना हो तो किसी दूसरे नेशनल फ्रंट का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो डर, कांग्रेस को जो कमजोर करने की जो बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई, और वहां के दलितों के हालात अभी क्या हो गए हैं ये पूरा देश देख रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस को कमजोर करने के प्रयास में हम बीजेपी को बहुत राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ताकतवर तो नहीं बना रहे, ऐसा नहीं लगता है? ये जो शॉर्ट टर्म वाली जो पॉलिसीज है ना, मतलब ये प्योर मतलब पॉलिटिक्स करने की बात है कि भाई हम पॉलिटिक्स करेंगे, इसके लिए बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को लाना है वाला ये जो मामला है ना, ये जो सोच है, ये इस समाज में हमारे लोगों की ओरिजिनल सोच नहीं हो सकती अगर वो बाबा साहब के और फुले साहब के आंदोलन के साथ सही मायने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये दो पार्टियां अलग अलग है ही नहीं। इस चीज को पहले समझना है। आप ये देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट में अगर जाते हैं तो एक्चुअली हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है, नॉन ब्राह्मणिकल पार्टियां जो है इंडिया में, उनका परसेंटेज ऑफ वोट कायम है, उनका बदला नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस का जो वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी जो हिंदुत्व की जो माइंड सेट है, अभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम से खुद को, जैसे मीडिया भी उसको प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है, वो हार्ड हिंदुत्ववादी है। लेकिन कांग्रेस ये बेसिकली जो उसका निर्माण हुआ, तो वो एक्चुअली पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन करके ही हुआ। आप अगर 1932 में बाबा साहब के आंदोलन में देखते तो गांधी क्या कह रहा था? गांधी यही तो कह रहा था कि अनटचेबल्स आर हिंदूज, और वहां सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जो लड़ाई हुई और बाद में पाकिस्तान अलग हुआ, क्योंकि वो दे डू नॉट वांटेड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड हिंदूज व्हिच वाज लेड बाय गांधी। तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, और हम लोगों को उन्होंने हिंदू नाम से लपेट लिया था, हमारे लोगों को, ऐसा हुआ था। और अभी
वो जो कांग्रेस के जो वोटर थे, जिसमें ब्राह्मण्स और सो कॉल्ड हाई कास्ट थे, वो सभी वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। आप हर दिन तो देखते हैं कि ये कांग्रेस का ये मंत्री, कांग्रेस का ये एमपी, कांग्रेस का ये एमएलए बीजेपी में गया करके। अब वो अकेला तो नहीं गया ना, उसके साथ जो भी लगे हुए थे वो सब गए। तो बेसिकली कांग्रेस को खत्म करने में वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए, और वो इसलिए ऐसा करते हैं कि सत्ता हमारे लोगों के पास नहीं आए। इसी ट्रायंगुलर फाइट अगर होती है, ट्रायंगुलर फाइट होती है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सही मायने में कांग्रेस खड़ी है मजबूती से, और मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां खड़ी है अपने बलबूते पे। अभी वो जाति का राजकारण करते थे, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये आते तो ट्रायंगुलर कांग्रेस में अगर 70% वोटिंग होता है ओवरऑल, और ट्रायंगुलर कांग्रेस में अगर 70% होता है, तो 30, 28, 29, 30% में पार्टी सत्ता में आ सकती है। अब वो क्या है कि वो उधर शिफ्ट होने से जो थ्रेशोल्ड है वो 50% पे चले जाता है। अगर कांग्रेस पूरी उधर मर्ज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो हमारे समाज को सत्ता में लाने के लिए थ्रेशोल्ड बढ़ता है। तो कांग्रेस सही मायने लड़ नहीं रही, तो कांग्रेस को उस हद तक है उसको जिंदा रखना चाहिए। उसको हमेशा पहले जैसी वो मेजॉरिटी में थे, किसी भी कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो, थंपिंग मेजॉरिटी। अभी जो समस्या हमें जो हो रही है, ये बीजेपी को लोगों ने थंपिंग मेजॉरिटी देने की वजह से हुआ है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारा से होता इंडियन पॉलिटिक्स में। और इसलिए आज रामविलास पासवान जी सत्ता में रहे उनके साथ, या बैकवर्ड क्लासेस के कई नेता रहे, लेकिन जो भी हमारे समाज का, या तुम्हारा रामदास आठवले उधर रहा, लेकिन क्या वो बोल रहे हैं इसके लिए? क्योंकि बोलने लायक भी नहीं रहे वहां। तो इस चीज को समझना चाहिए। और कांशीराम जी जो कहते थे कि बीजेपी का कम करना है तो कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए, और कांग्रेस को कमजोर करना है तो कहीं दूसरी ब्राह्मणिकल पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने के लिए जिस लेवल की समझ होनी चाहिए, आज आप ये देखेंगे कि कांशीराम जी ने जो अपनी लीगेसी ये मायावती के पास छोड़ी, तो आप कांशीराम जी तो यूज कर रहे थे कांग्रेस का, किया उन्होंने, इवन बीजेपी का भी यूज किया उन्होंने, ये सही बात है। लेकिन आज क्या मायावती कांग्रेस या बीजेपी का यूज कर रही है, या कांग्रेस या बीजेपी मायावती का यूज कर रही है? तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में कॉम्पिटेंसी चाहिए, और वो थ्रेट देने की जो ताकत होनी चाहिए, वो आज उनमें है ही नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि उनके अपने ये वीकनेसेस है, लालू जी के अपने वीकनेसेस है, मायावती जी के अपने वीकनेसेस है, और इसलिए वो उनको दबा रही है बीजेपी, और इसलिए ये समस्या हो रही है। लेकिन हमारे समाज इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो जो हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग जो है, इन्होंने हमारे समाज को जिस अनुपात में जागरूक करना चाहिए था, वो जागरूक नहीं किया। आफ्टर ऑल एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, ऐसे बाबा साहब का कहना था। अगर डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है, तो एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। तो और वोट हमारे समाज के पास 90% है, तो बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी देना और कांग्रेस को निस्तनाबूत पूर्ण रूप से कर देना, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जिसने अपने समाज को जिस अनुपात में जागरूक करना चाहिए था कि एक अपोजिशन के रोल में अपना रोल अदा करो। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इसमें जब बनाए तो उन्होंने कहा कि हम एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो वो रोल अदा करने के लिए जो अम्बेडकराइट पार्टियां आनी चाहिए थी, या पढ़े लिखे वर्ग ने अपने समाज को उस ढंग से जो तैयार करना चाहिए था, वो नहीं किया। वो काम आज हम कर रहे हैं, तो इन द बिगिनिंग वी विल कम एज ए अपोजिशन पार्टी, एंड देन वी विल एस्पायर टू बी इन द पावर। सर, जिस राज्य से आप अभी चुनाव लड़ रहे हो, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने उम्मीदवार,
तो मैं ये एक याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही राज्य है कि जहां उभरती हुई जो शक्ति थी ओबीसीओ की, दलित या अलग अलग प्रवर जो बहुजन कंसेप्ट में आते हैं, तो उनको कंसोलिडेट करना, ये स्थिति बिहार में हुई है। कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये भी रहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री बने उस राज्य के। और ये जो आपने जो कहा कि ये जो ब्राह्मणिकल फोर्स है, इसको रोकने के लिए उन्होंने ही समाजवाद अगर लाया हो, तो फिर उससे वहां से अंबेडकराइट पॉलिटिक्स देश में प्रभावित, फुले शाहू अंबेडकराइट पॉलिटिक्स देश में प्रभावी तरीके से लाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक जन आंदोलन के रूप में या विशाल काय रूप में क्या करना चाहेगी आने वाले समय में? आने वाले समय में मैं बिल्कुल इस बारे में बहुत क्लियर हूं। मुझे जो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ छोटे मोटे और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग मुझे ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं ये लीड लूं इसमें, और वो सब लोगों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में मैं अपना रोल अदा करूं, ऐसा उनकी भावना है। वो ये भावना उनकी क्यों बनी? भाई देखो, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन वो डिफरेंट जगह सोशल मूवमेंट चला रहे हैं और मुझे टेलीफोन करके ये बोल रहे हैं कि सर बोरकर साहब आप इसमें लीड लीजिए तो हम आपको साथ देंगे। इसका मतलब ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज को जो ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, कमिटेड और नॉलेजेबल लीडरशिप जो चाहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन वो कहीं देख रहे होंगे, और इसलिए वो चाहते कि ऐसा हो। तो मैं ये, जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे और ये कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ऑल इंडिया में जो भी लोग ऐसा सोचते हैं और जो नहीं सोचते, उनको भी मैं बुलाना चाहता हूं एक बार, तो भैया आ जाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी के सिवा हम मतलब इन लोगों के साथ जो टक्कर देना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइडेड होने की वजह से ही वो सत्ता में आते हैं। तो इसलिए मैं एक बार वो प्रयास जरूर करने वाला हूं इसके बाद, और उसके लिए जो हमारी जो नीतियां है और सबको मिलके हम डिसाइड करेंगे। और अपनी अपनी जगह अगर काम भी कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट हो या पॉलिटिकल मूवमेंट हो, वो अगर अपनी अपनी जगह अगर काम भी कर रहे हैं, तो भी उनको ये कहेंगे कि जब लार्जर कहा जाता है तो हमने एक जगह इकट्ठा होके उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और लड़ना चाहिए। इस दिशा में मैं, जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और कोरोना का प्रहार, क्योंकि अभी आज बुलाएंगे भी तो लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि वो इतना डर ये बीजेपी सरकार ने समाज में पैदा कर दिया है कि भाई तुम कहीं जाओगे तो मतलब मर जाओगे, और अगर नहीं तो वो गाड़ियां वगैरह बंद कर दी तो लोग आएंगे कैसे? तो ये उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है कि कम से कम लोग, अगर लीडर लोग नहीं मूव होंगे तो उनकी यंत्रणा भी नहीं मूव होगी और इनको मतलब केक वाक मिल जाएगा। तो ये उनकी नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लोग आज समझ चुके हैं और उनको डेफिनेटली इस इलेक्शन में हराने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, इस देश में बहुजन राजनीति का जब शुरुआत प्रारंभ हुआ था, तब बहुजन राजनीति के नेतृत्व ने यह कहा था कि हम पहले हारने के लिए, फिर हराने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। लेकिन आपने ये कहा है कि हम बिहार विधानसभा में कुछ सीटों से विजय हासिल करने वाले हैं, यानी आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यह स्थिति कैसे बनी है, इसका क्या विश्लेषण है आपके तरफ? इसका विश्लेषण ये है कि पिछले 40 साल में जो बामसेप ने ये सभी समाज को गोलबंद करने के लिए जो काम किया है, ग्रास रूट पे काम किया, उनको समझाया कि भाई हम अलग लोग नहीं है, हमें अलग बताया गया है। कास्ट हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, कास्ट ये बनाई हुई है, जानबूझ के हमें असाइंड आइडेंटिटी है ये। उन्होंने हमें चमार बनाया, उन्होंने हमें दुसाध बनाया, और हमें ही कुछ बनना होता तो हम चमार तो नहीं बनते, हम वाल्मीकि नहीं बनते, फिर तो हम ब्राह्मण से नीचे नहीं बनते, क्योंकि उसको मान सम्मान है। कौन ऐसा व्यक्ति समाज जीवन में है कि जो अपमानित जीवन जीना चाहता है? तो क्या हम चमार, महार, ढोर ये हम खुद होके नहीं बने, हमें बनाया गया। तो जब दूसरे ने जो हमें ये बनाया है, तो क्या हमारे हित में बनाया, उसके हित में बनाया? तो उन्होंने उनके हित में मुझे चमार बनाया, उन्होंने उनके हित में मुझे महार बनाया, तो ये हम जो है ही नहीं। तो हम जो भी है मूल निवासी है। तो ये काम हमने पिछले 40 साल से समाज जीवन में बनाया, और भिन्न भिन्न जातियां ये बात समझ चुकी है कि भाई हम नहीं है वो,
आप जो बोलते हैं वो हम नहीं है, हम जो है इस देश के मूल निवासी है। तो ये मूल निवासी जो आइडेंटिटी है, ये लोगों को अभी बहुत ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट कर रही है, और उसकी वजह से हम ये आशावादी है। और हमेशा आदमी ने अपनी लड़ाई लड़ते वक्त आशावादी ही होना चाहिए, है? है? तो वो हम हैं, और मुझे लगता है कि इसमें हम तो जीतेंगे ही, लेकिन हम कहीं सीटों पे हम इतने वोट्स पाएंगे कि हमारी वोट की वजह से या तो कांग्रेस वाला जो ग्रुप है, आरजेडी वाला है, वो हारेगा, या हम जितने वोट पाएंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उससे बीजेपी के अलायंस वाला जो है वो हारेंगे। तो हम हराने वाली पार्टी हो ही गई साथ साथ में। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो बेल्ट जहां पर आप सीटें लड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सीटें आपको लग रही कि जहां पे आप मजबूती के दावेदार हो, जीतने के दावेदार हो, या वहां पे आप बहुत अच्छी लड़त दे सकते हो? अभी मैं फील्ड में यहाँ से गया नहीं, कल परसों ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ताओं से जो बात की है, अभी जैसे कुर्था है, जगदेव बाबू की जन्मभूमि है, वहां से जगदेव बाबू लड़े थे। कुर्था है, उसके बाजू में अरवल है, फिर गया डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है। तो कुर्था, अरवल, गया और नवादा, ये जो है ये बेसिकली मगध रीजन है, और मगध रीजन में उसकी अपनी हिस्ट्री है मगध रीजन की, है? मतलब सम्राट अशोक का पीरियड है या बुद्धा का पीरियड है। तो ये जो एरिया है वो बहुत ही पोटेंशियल एरिया है सीटें निकालने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी सीटें इसी रीजन से निकलेगी, और मैं हमारे सभी सीनियर लोग इसी रीजन में ज्यादा फील्ड वर्क में जाएंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट, चारों वाइस प्रेसिडेंट यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यहाँ है, तो हम मतलब बारी बारी से इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना फील्ड वर्क करेंगे और अपनी सभाएं लगाएंगे। सर, बिहार की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति एक बाहुबली का भी हिस्सा होता है। हाँ। तो ग्राउंड रियलिटी में आज इतने पार्टियां आज बिहार में लड़ रही है, तो कहीं कहीं बाहुबली की ताकत इतनी जोर शोर से नहीं दिखा सकता कोई, इतना तो दबाव बन गया है। लेकिन फिर भी बिहार की राजनीतिक ये बाहुबली का जो दबाव है, इसके लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इसका फेस कैसा करेगी, या इसके लिए क्या नियोजन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया करेगी? ये जो बाहुबली का एक समय में यहाँ बड़ा प्रभाव रहा है, और आज की तारीख में मैं यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ताओं से भी इंटरेक्शन किया कि भाई क्या आज हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हम तो मतलब गरीब लोगों की पार्टी है, तो क्या कोई थ्रेट महसूस करते हो इन लोगों से? तो मुझे ये बताया गया है कि सर यहाँ कोई थ्रेट नहीं है, यहाँ कोई थ्रेट नहीं है, और हमारे लोगों को अभी अगर कोई मतलब जो हौसला हमारे समाज का इतना बुलंद हो गया है कि वो उनको आज कोई डरा नहीं सकता, वो इक्वली उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार है। और वो एक दो जगह सीटें है, कोई पप्पू यादव है और एक कोई दूसरा है, वो उनकी सीटें, लेकिन वो भी अलायंस पॉलिटिक्स में अभी आ गए हैं, तो उनको भी लगा कि अपने बल के ऊपर वो नहीं आ सकते गुंडागर्दी करके। तो अभी वो स्थिति यहाँ बिल्कुल नहीं है, हा? एक फेस नक्सलाइट लोगों का था, वो जो माले पार्टी जो कर रही थी, उनका भी प्रभाव ये मगध रीजन में ही थोड़ा बहुत है, लेकिन उनके खिलाफ में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ में हमारे कैंडिडेट अगर लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ऐसी कोई थ्रेट हम यहाँ महसूस नहीं कर रहे हैं, और बाहुबलियों का राजकारण यहाँ से खत्म हो जाएगा, और जाति का भी राजकारण धीरे धीरे हम यहाँ उखाड़ के फेंकने में अभी लगे हुए हैं। सर, जब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तब सबसे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आप पहले चुनाव कहां से लड़ोगे, तो आपने रिजल्ट के साथ बिहार से ही वो लड़ने की बात कही थी। आज आप फील्ड में हो बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो ये बिहार की चुनाव लड़ते वक्त इससे पूर्व जो चुनाव हुए और आज का जो चुनाव है, कोरोना के दबाव में ये चुनाव हो रहा है, उस माहौल में हो रहा है, तो क्या भिन्न परिस्थितियां क्या आपको इसमें दिखाई देती है? ये हमारे लिए थोड़ी एडवांटेजियस पोजीशन है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी जो ब्राह्मणिकल पार्टियां है या जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां है
उन पार्टियों को कोरोना का प्रकोप होने की वजह से उनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां लगाते थे, उन रैलियों के ऊपर बंधन डाल दिया है। 100 लोगों से ज्यादा लोगों को आप एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसा बोला हुआ है। वो करेंगे क्योंकि सत्ता में है, लेकिन वो जो अगर वो लाखों की लोगों को इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसका वायोलेशन करेंगे। तो इसका मतलब वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते यहाँ। दूसरी बात है कि वो जो फ्लोटिंग वोट होता है, जिनके पास ये कभी पहुंचे नहीं रहे हुए है, वो जो रैली का असर है उसके आधार के ऊपर इनको लोग रहे थे, ये सत्ता में आ रहे, इनको वोट मिल जाते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक्चुअली कोरोना की वजह से इन लोगों को हमारे लेवल पे उतार दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई अभी जो पार्टियां घर घर में जाके बता रही है, गली गली में जाके बता रही है, आपको भी या तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो गली गली में जाने के लिए, घर घर में जाने के लिए उनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो पैसा दे के काम करवाते हैं। और हमारे लोग जो है अपनी आंतरिक भावना से, डेडिकेशन से काम करते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता घर घर में जा रहा है और बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में 25, 30, 50 लोगों की मीटिंगें एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और आप ये देखेंगे कि रिजल्ट भी इसी ढंग से आएंगे। सर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक विश्वास जता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें लेकर हम आएंगे। यदि ऐसा होता है तो चुनाव के बाद कोई सरकार तो जरूर बनेगी बिहार में। तो आप कौन सी पार्टी या कौन सा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा ये देख रहे हो, और अगर वो बनता है तो आपका पोस्ट इलेक्शन रणनीति उस संदर्भ में क्या रहेगी? वो तो हमारा जो एजेंडा है, हम अपने एजेंडे के साथ निकले हुए हैं। हमारा अपना मैनिफेस्टो है। जो भी पार्टी हमारे मैनिफेस्टो को एग्री करेगी उसको लागू करने की बात करेगी। हम उनके मैनिफेस्टो पे नहीं चलने वाले। भी हमारा ये एजेंडा है। हमारे लोगों के नौकरियों के इश्यूज है, हमारे लोगों के रिजर्वेशन से इश्यूज है। तो ये रिजर्वेशन का इश्यू है, जो लेबर पॉलिसीज है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है, इकोनॉमिक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम होना है। ये जो इश्यूज हमने अपने खड़े किए हुए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, इन इश्यूज को जो पार्टी एग्री करेगी उसके साथ हम बोलेंगे कि भाई फिर ये लागू करो, तो हम आपको सहयोग देंगे और आपका हिस्सा बन के नहीं, इंडिपेंडेंटली रहेंगे और सहयोग देंगे। नहीं तो फिर हम आपको विरोध करेंगे। आप अपने रूलिंग में रहिए, आप अपनी पार्टी चलाइए, अपनी सरकार चलाइए, और हम एज ए अपोजिशन हमारा जो रोल है हमारे एजेंडा के अनुसार आपको डील करेंगे हम असेंबलीज में। ये हमारी स्थिति रहेगी। राजनीति में ऐसे भविष्य के कुछ सवाल नहीं होते, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, यदि आपके ये सारे एजेंडे अगर बीजेपी सत्ता में आने के बाद मान लेती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? नहीं, बीजेपी हमारा एजेंडा मानता है या हमारे एजेंडे को वो जो पॉलिसी में लागू करता है, ये दो चीजें हैं। बहुत अभी तक उन्होंने जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां रही है उनको उन्होंने लपेट लिया है आज तक। वो कतई मतलब ये नहीं सोचे कि हमको लपेट ले। तो अगर हमारा एजेंडा पे वो काम नहीं करते तो हम उनके साथ नहीं है। और अगर उनकी जो मेजॉरिटी में हमारी पार्टी की वजह से उनको मेजॉरिटी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती, तो हम उनकी सरकारें गिराएंगे। हम इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। मतलब कांशीराम जी की जो आप मतलब बात बता रहे थे, कांशीराम जी ने जब मुलायम सिंह के साथ भी सरकार गिरा दी, उसकी पहले अपना चलाया, मुलायम सिंह की साथ सरकार गिरा दी, बीजेपी की सरकारें भी गिरा दी। तो ये पॉलिटिक्स में हमें करना पड़ेगा। पहले तो हम उनको साथ नहीं देंगे, किसी भी हालत में साथ नहीं देंगे। हम विल प्रीफर टू सिट इन द अपोजिशन, और उनको वो चीजें कराने के लिए हम मजबूर करेंगे। नहीं तो जनता में आंदोलन खड़ा कर देंगे, जनता में आंदोलन खड़ा कर देंगे। उनको साथ देने का कोई सवाल नहीं उठता। और जनता में आंदोलन खड़ा देंगे तो जनता के आंदोलन को अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में उनको कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर वो कंसिडर नहीं करते तो दे विल हैव टू गो आउट ऑफ द पावर। ऐसा होगा। आज बिहार के चुनाव में आपके एजेंडे पे, मैनिफेस्टो में बिहार की कौन सी समस्याएं जो
पहली 3 से 4 समस्या ऐसी हो कि जिसको लेकर आप चुनाव में उतरे हो, ऐसी कौन सी आप समस्या कही देखेंगे जाती है? हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो किसानों की समस्या है, क्योंकि बिहार में मजदूरों की समस्या है और किसानों की समस्या है। और ये गवर्नमेंट में हमारे लोगों को जो रिजर्वेशंस की जो समस्या है, रिजर्वेशन की समस्या है, किसानों की समस्या है और मजदूरों की समस्या है। हाँ? और स्टेट को जो इंडस्ट्रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज अगर नहीं करते हैं और सिर्फ किसानी के ऊपर हम जीते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे हमारे लोगों की आमदनी जो बढ़नी चाहिए, जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ती। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके हम लोगों को समझाएंगे। वैसे तो हमारे मैनिफेस्टो में 20-25 मुद्दे हमने उठाए हुए हैं। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो अगर आप खोल के देखते हैं तो वो 20-25 मुद्दे हैं, लेकिन ये डोमिनेंटली ये मुद्दे हम लेके लोगों के पास जाएंगे। सर, मैं एक हटके सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आती है या बिहार को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहती है, तो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए सबसे ऐसे कौन से उद्योग है जो बिहार में आसानी से लगाए जा सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिहार में बेसिकली हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहेंगे तो हम बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नहीं, हम जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज की अपनी एक समस्या ये है कि आप हर जगह नहीं लगा सकते, और हमारे लोगों की एक जगह भी गरीबी नहीं है, हमारे पूरे स्टेट में गरीबी है। तो आप जो देखेंगे कि हम मतलब स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, ताकि लोग मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज करके हमारी जो कैटरिंग रिक्वायरमेंट है, समाज की छोटी छोटी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने वाली जो इंडस्ट्रीज है तो वो लगाएंगे, तो उससे जो मजदूर है वो उसके घर में पैसा जाएगा, और उसके घर में पैसा जाएगा, और पैसा जो अभी जो इंडस्ट्री बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा है वो पैसा हम रोकना चाहते, वहां नहीं जाने देना चाहते। तो हम इसको इस ढंग से करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि हर चुनाव में भारत के ईवीएम मशीन बहुत अहम मुद्दा बन गई है, विवाद का मुद्दा बन गई है। कौन सा? आप अभी फील्ड में लड़ रहे हो। कौन सा मुद्दा? ईवीएम ईवीएम। हाँ, तो ये बहुत अहम मुद्दा बन गया है। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में भी ये कुछ न कुछ असर करेगा? अगर करता है तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी देखिए, ये मुद्दा मैंने इसके बारे में बहुत इन डेप्थ सोचा है, और अपने कार्यकर्ताओं से भी मैं चर्चा करते रहता हूँ। ये आंदोलन का मुद्दा है। आज आप देखेंगे कि 21 पार्टियां इलेक्शन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन लेके गई थी कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया। एक समय में 2009 के इलेक्शन में ईवीएम का फायदा लेके कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी ने उस वक्त पिटीशन दायर किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने, और मतलब उनका ये कहना था कि भाई ये ईवीएम के बदौलत ये सत्ता में आए, नहीं तो नहीं आ सकते थे। 2014 में वही बीजेपी ने ईवीएम का सहारा लेके सत्ता में आए, और उसके बाद वो जस्टिफाई करने लगे ईवीएम को। उनका कोई नरसिम्हा राव नाम का एक स्पोक्समैन आता था टीवी के ऊपर, वो उसको जस्टिफाई कर, नरसिम्हम या नरसिम्हा राव उसका नाम था, वो उसको जस्टिफाई करता था। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों पार्टियों ने इसका इस्तेमाल किया, और अभी अगर इसको खत्म करना है ईवीएम को, तो जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होता इसके खिलाफ में, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेटिक स्टेट है और पावर जो है जनता के पास है, और बड़े पैमाने में जनता अगर इसके खिलाफ में रोड में आती है तो ये उनको मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को, जो पार्टी पावर में रहेगी उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो पावर से बाहर चले जाएंगे। तो ये एक अलग किस्म की इसके लिए स्ट्रेटजी प्लान करके, बड़ा आंदोलन के सिवा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये चर्चा मैंने इन डेप्थ अपने कार्यकर्ताओं से किया। वो बोलते कि ऐसा करेंगे, मैं बोला ऐसा नहीं होता, इसको आपको हटाना है तो आपको इस देश की समझो 80% जनता जो हम हैं, वो अगर इस आंदोलन में उतरती है और उसके बावजूद मतलब वो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं और ईवीएम का इस्तेमाल करके पावर में आते हैं, तो आपको क्या लगता है, मुझे तो छोड़िए, आपको क्या लगता है कि ये जो 80% जनता जिन्होंने पक्का पता है कि हमने इनको वोट नहीं दिया और इन्होंने सरकार बना ली, तो ये चुप बैठ जाएंगी?
मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेंगे। उनको सिर्फ नेतृत्व की जरूरत है और वो हम देंगे अपनी पार्टी की तरफ से। तो उस वक्त इस देश में एक एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो एक सामाजिक क्रांति होनी चाहिए वो होगी, और इनको फिर मानना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर रिबेलियन, देयर विल बी रिवोल्ट इन द सोसाइटी। और देश के हित में ये जो ब्राह्मणिकल पार्टियां है या जो रूलिंग पार्टियां आज में है, इन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर सचमुच इस देश के लिए वो समर्पित है तो उन्होंने ये बात सोचनी चाहिए कि जनता से वो ऊपर नहीं है, पावर जनता के पास है। सर, आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव के इस माध्यम से आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहोगे? वह बिहार की जनता को कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? बिहार की जनता को मेरी ये रिक्वेस्ट है, और अभी फील्ड में भी मैं यही कहने वाला हूं कि भाई आपका कल्याण कांग्रेस नहीं कर सकती, आपका कल्याण बीजेपी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अगर करना होता तो भारत का संविधान लागू होकर 70 साल हुए और आपकी स्थिति बद से बदतर हुई है। ये उनको मैं समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, जो उनके अलायंस में जो जाति के लोग हैं, जाति के नाम से जो पार्टियां हैं और वो घरानाशाही चलाना चाहते हैं, निपोटिज्म है, ये पार्टियां एक्चुअली हमारे समाज की ताकत आपसे लेते हैं और उनको ताकत देते हैं जिन्होंने 70 साल से आपका दोहन किया। तो इसलिए आपको ये दोनों जो अलायंसेस है, ये दोनों अलायंसेस को हराना है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स को मूल निवासी समाज की राजनीति में इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चुनकर देना है। यही मेरा मैसेज बिहार की जनता को रहेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने बहुत आत्मविश्वास पूर्वक और आइडियोलॉजिकल तरीके से दिया है। फील्ड में जिस तरह के एक डेडिकेट होना चाहिए नेता की, उस तहत आपने सारे जवाब दिए हैं। बहुत संतुष्ट रहा आपके सारे इन सवालों के जवाब से। क्रिवेज मीडिया के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आपके मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। फिर कभी हम समय मिले तो हम जरूर आपसे और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। फिलहाल आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।